हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्ष हीलिंग जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं एनल फिस्टुला के बारे में, जिसको कि आम भाषा में भगंदर बोला जाता है। एनल वर्ड जो है यहाँ पर एनल कनाल के लिए यूज किया गया है, जिसको कि आम भाषा में मलद्वार या गुदाद्वार कहा जाता है। फिस्टुला होता है एक एबनॉर्मल कनेक्शन, कम्युनिकेशन, कोई ट्रैक या कोई टनल या ओपनिंग दो बॉडी पार्ट्स के बीच में बन जाती है। मतलब एक एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, लेकिन ये सर से लेके पैर तक कहीं पर भी बन सकता है। फिस्टुला कहीं पर भी हो सकता है बॉडी में, क्योंकि इसका है क्या, इसका मतलब है कि एक, मान लो कि किसी बॉडी का एक पार्ट है, ठीक है, वहां पर एक होल हो गया है। वो होल बढ़ते 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 स्ट्रेट इंक्रीज होकर वो बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में ओपन हो गया है। मतलब दो बॉडी पार्ट्स के बीच में होल बन गया, एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ। अब इसमें से क्या होगा, जिस भी ऑर्गन में वो बना है एबनॉर्मल कनेक्शन या ओपनिंग, तो वो बॉडी पार्ट, कोई भी सिक्रीशन होगी उस बॉडी पार्ट्स में जहाँ पर बना है, ठीक है, तो वो फ्लूइड है या कुछ भी है, वो प्रोडक्ट जो है उस ओपनिंग में से दूसरी तरफ को जो है स्प्रेड होगा। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ अपना, जैसे ये पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। हम लोग खाना खाते हैं माउथ में से, फिर वो फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में, स्टमक से फिर हमारे पेट से होकर छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, और फिर गुदाद्वार, एनल कनाल, और फिर एनस के थ्रू जो बॉडी से बाहर। मतलब ये पूरा जो है हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम का, हमारे पाचन तंत्र का एक रास्ता है। ठीक है, लेकिन क्या इस पूरे रास्ते में, चाहे वो पेट हो चाहे यहाँ, तो कहीं पर भी कोई छेद है, ओपनिंग? अगर ओपनिंग होगी, छेद होगा, तो क्या होगा? जब मान लीजिए अगर पेट में कोई छेद है, फिस्टूला है ना, कोई होल है, तो वहां से खाना लीक आउट होगा बाकी बाहर पेट में से निकल के। या अगर आंत में कोई छेद है, तो आंत में जो भी प्रोडक्ट होगा, छोटी आंत में जैसे बड़ी आंत में या रेक्टम में, तो वहां से प्रोडक्ट उस छेद में से लीक होकर जो है बॉडी के बाकी पार्ट में स्प्रेड होगा। तो नेचुरल सी बात है कि वो इन्फेक्शन करेगा, वो तो फिर सीवियर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसे ही मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अगर ये ओपनिंग बन जाती है, तो उस पार्ट में जो भी सिक्रीशंस होती है, कोई लिक्विड है, कोई सॉलिड है, जो भी है, वो उस रास्ते में से होकर, लीक होकर, वो जहाँ पर वो कैविटी खुलती है वहाँ तक वो जाता है, और फिर वहाँ पर तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो, क्योंकि नॉर्मल तो है नहीं, एबनॉर्मल है। अब इसका एग्जाम्पल ये से ले सकते हो, जैसे हार्ट होता है, हार्ट जैसे दिल होता है, उसमें कई बार होता है कि छेद होता है। ठीक है, एक तरफ लेफ्ट साइड साफ खून है, राइट साइड गंदा खून होता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड। नॉर्मली हार्ट में ये मिक्सअप नहीं होता, साफ या गंदा खून मिक्स नहीं होता है, लेकिन हार्ट के बीच में छेद हो जाता है तो साफ और गंदा खून मिक्स होता है ना। और ऐसे ही अगर मान लो एक साफ खून की नस है, आर्टरी है, और एक वेन है, वेन में गंदा खून है, आर्टरी में साफ खून है, लेकिन ये साफ और गंदा खून मिक्स नहीं होता, लेकिन किसी कारण से आर्टरी में इन्फेक्शन हुआ, कोई सूजन हुई, इन्फ्लामेशन हुई, तो वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया एक पॉइंट पर, और वो इन्फेक्शन ने आर्टरी की पूरी वॉल में छेद कर दिया है, आर पार। ठीक है, अब इसमें से जो है ये धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ता बढ़ता बाहर की टिश्यू से स्प्रेड होकर वेन्स तक पहुंच गया। तो वेन्स में भी इसने क्या किया कि वेन्स की भी जो सारी वॉल्स थी उसमें एक छेद बना ली, तो एक ओपनिंग बन गई। अब साफ खून और गंदा खून जो है मिक्स होगा इस ओपनिंग के थ्रू। नॉर्मली साफ गंदा खून मिक्स नहीं होता, ये एबनॉर्मल ओपनिंग बनी, जिससे जो है ये ब्लड जो है मिक्सअप हो गया। मतलब ये सर से पैर तक फिस्टुला कहीं पर भी बन सकता है। ये ओपनिंग, एबनॉर्मल जो ओपनिंग है, कोई रास्ता है, ये सर से पैर तक कहीं भी बन सकता है। जिस पार्ट से फिस्टुला शुरू होता है या जिस पार्ट पर ये खत्म होता है, मतलब ये ओपनिंग शुरू होती है दो पार्ट्स के बीच में, उन दोनों पार्ट्स के नाम के हिसाब से फिस्टुला को नाम दे दिया जाता है। जैसे ये एनल फिस्टुला है, ये एनल कनाल के अंदर है। ठीक है, अब जैसे कॉलन है, बड़ी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, अगर वहां से फिस्टुला शुरू हुआ, स्किन तक गया, तो कोलोक्यूटेनियस हो गया। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को से क्यूटेनियस में गया तो एंट्रोक्यूटेनियस हो गया। मतलब ये फिस्टुला जिस पार्ट में भी बनेगा ना, उसी पार्ट के नाम के अकॉर्डिंग इसको नाम दे दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं इसमें आपको मोस्टली जो है बेसिकली एनल फिस्टुला के बारे में बता रही हूँ। अब एनल फिस्टुला का जो एनल कनाल है उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है, क्योंकि जो एनल कनाल है ऊपर से मलाशय यानी कि रेक्टम, जो बड़ी आंत का हिस्सा, उससे जुड़ा होता है, नीचे से एनस के साथ जुड़ा होता है। इसका मेन फंक्शन होता है कि स्टूल को बॉडी से बाहर जो
डिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करना। ठीक है, नॉर्मली जो जब स्टूल पास आउट होता है वो एनस से बॉडी के थ्रू मतलब बाहर जाता है। ठीक है, एनस के थ्रू मतलब बीच में कोई भी लीकेज तो नहीं होती ना, कुछ भी तो नहीं होता। लेकिन ये जो रास्ता है, जो मल द्वार का रास्ता है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये एनल कैनाल की जो वॉल है ना, वो पूरा जो इन्फेक्शन है वो उस पूरी वॉल में से होकर जो बाहर के जो टिश्यूज है उससे स्प्रेड होता होता फैलता फैलता बाहर जो है स्किन तक जो है रास्ता बना लेता है। मतलब अब इसमें क्या होगा, नेचुरल सी बात है कि ये जो मल द्वार है इसका अंदर से जो इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है, जो या जो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ, जो भी रीजंस थे, ठीक है, उसकी वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा होने की वजह से वो बढ़ता बढ़ता बाहर स्किन तक स्प्रेड होता गया, और जहाँ जहाँ वो स्प्रेड हुआ वहाँ वहाँ एक रास्ता बन जाता है। अब नेचुरल सी बात है कि ये रास्ता जो है एनल कनाल में बना है, मल द्वार में बना है, तो अगर जब ये बन जाएगा तो क्या होगा, बीच में इस रास्ते में जो स्टूल है, जो मल है, वो वहाँ से लीक हुआ। नेचुरल सी बात है कि जितनी बार भी हम स्टूल पास आउट करे जाएंगे तो स्टूल जो है उस फिस्टूला के अंदर, उस ओपनिंग के अंदर जाएगा, बार बार इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। और ये क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं कि कुछ दिनों में बनता है फिस्टूला। फिस्टूला बनने में सालों लग जाते हैं। ठीक है ना, तो ये इस रास्ते से स्टूल और इन्फेक्शन की वजह से पस बनेगी। तो ये जो है इस रास्ते से जो है स्किन के ऊपर जो हमारा एनस है उसके आसपास का जो भी स्किन है वहाँ पे हमें पस टाइप फुंसी नज़र आती है, वहाँ पे से बार बार पस या डिस्चार्ज जो है वो होता रहता है। एनल फिस्टुला होने का सबसे कॉमन रीज़न है 90% केसेस में जो होता है वो होता है एनल एब्सेस। एब्सेस होता है पस का इकट्ठा हो जाना। ठीक है, कोई भी बंद कैविटी है, बंद जगह है, वहाँ पर पस इकट्ठी हो जाती है तो उसको एब्सेस कहा जाता है। एब्सेस मोस्टली कहाँ पर बनता है, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि जो एनल कैनाल का रास्ता 4 सेंटीमीटर का होता है, 2 सेंटीमीटर ऊपर और 2 सेंटीमीटर नीचे, बिल्कुल जो बीच का जो मिडल एरिया होता है वहाँ पर एनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये एनल ग्लैंड्स जो होते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि दो तरह के स्फिंक्टर्स, दो तरह की मांसपेशियां होती हैं एनल कनाल के चारों तरफ। एक होता है इंटरनल, मतलब अंदरूनी एनल स्फिंक्टर, मतलब अंदरूनी मांसपेशियां जो ऊपर की तरफ को होती हैं एनल कनाल के। एक एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यानी कि बाहरी एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो कि नीचे जो स्किन के साथ अटैच होता है, बाहरी तरफ को होता है। नीचे सिर्फ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है और ऊपर सिर्फ इंटरनल होता है, बट बीच का जो एरिया होता है उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं। तो जो एनल ग्लैंड्स जो होते हैं, ये जो ग्रंथियां होती हैं म्यूकस बनाती हैं, ये इंटरनल और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के बिल्कुल बीच के एरियाज में होती हैं। यहाँ पर ये ग्लैंड्स होते हैं, उसके बाद छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जो एनल कनाल के अंदर तक जाती हैं। ठीक है, और ये म्यूकस बनता है ग्लैंड्स में और नलिका के थ्रू, ये डक्ट्स के थ्रू जो है वो एनल कनाल के एरिया ल्यूमर में आता है, अंदर जो ओपन एरिया होता है जो कि ल्यूब्रिकेशन का काम करता है ना। और अब ये जो है, जो इन्फेक्शन है मोस्टली इसी एरिया में होता है। अब इन्फेक्शन जो होता है वो बैक्टीरिया के वजह से होता है, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट्स होते हैं। मतलब जैसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये बैक्टीरिया नॉर्मली यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये बैक्टीरिया कभी कभी जो एनल ग्लैंड्स की जो डक्ट्स है उसमें इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। लेकिन ये इन्फेक्शन तब क्रिएट करते हैं जब ये डक्ट्स ब्लॉक हो जाती हैं। जब ये डक्ट ब्लॉक हो जाती हैं और यहाँ पर म्यूकस इकट्ठा होता है तो बैक्टीरिया यहाँ पर इन्फेक्शन क्रिएट करता है। अब ये इन्फेक्शन डक्ट से जो एनल ग्लैंड्स हैं उस तरफ को स्प्रेड करता है, क्योंकि वहाँ पे रेसिस्टेंस कम होता है, ऑपोजिट पार्टी जो कि इन पे अटैक करे वो उस एरिया में स्प्रेड करते हैं बैक्टीरियाज। तो ये डक्ट से होते होते ग्लैंड्स तक इन्फेक्शन को जो है वो स्प्रेड करते हैं। इसीलिए जो है पस जो है इस कैविटी में, जहाँ पे एक्सटर्नल इंटरनल स्फिंक्टर के बीच में, वहाँ पर मतलब पस जो है वो इकट्ठी हो जाती है। अब नेचुरल सी बात है कि जहाँ भी हमारी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन होती है। अब ये जो फिस्टुला है ये एक क्रॉनिक प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आज ही इन्फेक्शन हुआ तो आज ही फिस्टुला बन जाएगा। नेचुरल सी बात है कि धीरे धीरे करके जो है इन्फेक्शन स्प्रेड करता है
और धीरे धीरे जैसे जैसे वो स्प्रेड करता रहता है वहाँ वहाँ पर फिर वो धीरे धीरे करके फिस्टुला बनेगा। तो इसमें जो है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है, और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में नेचुरल सी बात है कि अगर इन्फेक्शन है तो इन्फ्लामेशन तो है ही है। इन्फ्लामेशन तो बॉडी का प्रोसेस है हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, बैक्टीरिया को रोकने के लिए। तो वहाँ पर जो ब्लड के सेल्स है इकट्ठा होंगे उसको बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, या जो हमारे बॉडी के सेल्स डैमेज हुए, जो हमारी बॉडी के ब्लड सेल्स भी डैमेज हुए, उसको भी रिमूव हमारे ब्लड में प्रेजेंट WBC ही करते हैं। तो उसके लिए ये हो गया इन्फ्लामेशन का प्रोसेस कि हमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ तो ब्लड में से जो WBC है वो वहाँ पर आए उस इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करने के लिए, और साथ ही हमारा जो है हीलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट होगा, क्योंकि जो भी सेल्स डैमेज होंगे तो बॉडी नए सेल्स भी तो बनाएगी ना, नए सेल्स की भी तो ग्रोथ करेगी, हीलिंग भी तो करेगी, है ना। तो इसीलिए इसमें क्या है कि साथ के साथ हीलिंग प्रोसेस भी होगा, फाइबर्स होंगे, सेल्स भी, नए सेल्स भी बनाएगी, बॉडी ग्रोथ होगी। लेकिन इसमें इन्फेक्शन जो है वो मतलब कि स्प्रेड करता है। इसका रीज़न ये भी होता है कि इन्फेक्शन है ऐसी जगह पे कि वहाँ पे स्टूल पास आउट करते हैं, फेसिस पास आउट करते हैं, तो बार बार वो इन्फेक्टेड होता है, और वहाँ से जैसे जैसे जो है ये एब्सेस बनता रहेगा, धीरे धीरे करके आगे स्प्रेड होता रहेगा। तो धीरे धीरे करके ये जो एनल रीजन है, जो बाहर का एनस की जो ओपनिंग है, उसके आसपास की जो स्किन है ये वहाँ पर ओपन होगा धीरे धीरे करके इंक्रीज होता होता। और अब इसमें क्या है कि स्टूल इकट्ठा होगा, स्टूल पास आउट होगा, उसमें एंट्री होगी तो और पस होगी, और एक टाइम में ऐसा आता है कि स्किन पे वो ऐसे नज़र आता है जैसे कोई पस वाली फुंसी हो, है ना, पस्चूल की तरह नज़र आता है एनस रीजन के आसपास जो स्किन होती है वहाँ पर। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो फट जाता है, बर्स्ट होता है, उसमें से पस लीक हो जाती है और वो जो भी उस पर डिस्चार्ज है वो लीक आउट हो जाता है। अब इसकी वजह से पेन, दर्द तो होता है, स्वेलिंग होती है, खारिश भी होती है, और जो पस इकट्ठा होता है उसमें उसको इरिटेशन होती है, पस निकल जाती है तो थोड़ा पेन में रिलीफ पड़ता है। कई बार किसी को भारीपन लगता है, फुलनेस लगती है, या बैठते हैं तो पेन क्रिएट होती है, या फिर खांसी करते समय पेन क्रिएट होती है, इरिटेशन क्रिएट होती है। ये फिस्टुला की वजह से होने वाले लक्षण हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं कि सिर्फ एनल एब्सेस है इसी की वजह से ही फिस्टुला होता है। जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज में होता है। क्रॉन्स डिजीज में क्या होता है, जो इन्फ्लामेशन होती है, जो सूजन होती है, वो पूरी, जैसे हमारी जो इंटेस्टाइन होती है ना, जो आंत होती है उसकी जैसे 4 लेयर्स होती हैं, तो 4 लेयर्स को जो है वो इन्फ्लामेशन क्रॉस कर देती है। मतलब अगर इन्फ्लेमेशन होती है, पहले फर्स्ट लेयर डैमेज होती है, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, मतलब फिशर बन जाएगा, बड़ा सा डीप अल्सर हो जाएगा, फिर फिस्टुला बन जाएगा। तो फिस्टुला जो है वो कॉमनली क्रॉन्स डिजीज से बनते हैं, क्योंकि इसमें जो इन्फ्लेमेशन होती है पूरी चारों जो लेयर्स होती है इंटेस्टाइन की, चारों लेयर्स तक जो है स्प्रेड होता है। एनल कनाल का कैंसर है, टीबी है, या कोई ट्रॉमा हो गया, कोई चोट लग गई, कोई ऑपरेशन करवाया है ऑलरेडी, कोई सर्जरी करवाई है, तो ऐसे केसेस में फिस्टुला बन सकता है। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि एनल ग्लैंड की जो डक्ट्स हैं, है ना, वहाँ से इन्फेक्शन ग्लैंड्स में गया और वहाँ से जो है स्किन में बाहर तक ओपनिंग बन गई। ये तो हो गया सिंपल कि ये आपका ग्लैंड्स है, यहाँ से यहाँ आई और नीचे जो बाहर को है वहाँ पे एब्सेस हुआ और फिस्टुला बन गया। ये तो हो गया सिंपल। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि बिल्कुल सब में स्ट्रेट फिस्टुला ही बने। कई बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ से जो है इन्फेक्शन मान लो यहाँ से गया और यहाँ से ये ऊपर को स्प्रेड कर गया, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ऊपर को स्प्रेड करे। तो या फिर ऐसे भी हो सकता है जैसे एनल ग्लैंड्स हैं, है ना, वो एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच में है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो एब्सेस है, जो पस है, वो जो स्प्रेड होता है वो इंटरनल जो स्फिंक्टर होती है, जो मांसपेशियाँ होती है उसके बीच में से होता हुआ, फिर एक्सटर्नल के बीच में से होता फिर स्प्रेड करे। या ये ब्रांचेस से बन सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि एक ही फिस्टुला बनेगा। हो सकता है कि इन्फेक्शन है वो राइट की तरफ वो भी स्प्रेड कर रहा है, लेफ्ट साइड को भी स्प्रेड कर रहा है, मतलब 2-3 ब्रांचेस बन गई हैं और फिर 2-3 फिस्टुलास बन गए हैं अलग अलग से। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे ये जो मतलब जो एब्सेस है, ये जो इन्फेक्शन हुआ, ये जो स्प्रेड करता है ये ऊपर की तरफ को करता है, पेल्विस की तरफ। तो जैसे कि हमारी जो मांसपेशियाँ होती है, जैसे डायफ्राम होता है ना, जैसे डायफ्राम होता है कि जो हमारी चेस्ट होती है, छाती होती है और पेट
पेट और छाती के बीच में डायफ्राम होता है, ये सबको पता है कि उसे पता चल जाता है कि डायफ्राम के ऊपर चेस्ट वाला एरिया और नीचे जो है पेट वाला एरिया है। ऐसे ही हमारा जो पेट वाला एरिया और पेल्विस है ना, हिप्स वाला एरिया, तो उसको ऊपर नीचे जो डिफ्रेंशिएट करता है वो लिवेटर एनाई हमारी मसल्स होती हैं। तो ये धीरे धीरे करके उस मसल्स तक भी स्प्रेड कर सकता है। तो मतलब इसके अकॉर्डिंग कि ये जो फैल रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट है या ऊपर की तरफ को स्प्रेड कर रहे हैं, दोनों मांसपेश जो मसल्स है, स्फिंक्टर्स हैं, उन दोनों को क्रॉस किया है, ऊपर से घूम के आ रहा है या ब्रांचेस हैं, तो इसके भी आप पे डिपेंड करता है कि आपका जो ये फिस्टूला है ये किस स्टेज का है, फर्स्ट का है, सेकंड का है, थर्ड, फोर्थ, इनके अकॉर्डिंग जो है ये इसकी जो है क्लासिफिकेशन की जाती है ना, कौन सा ग्रेड है कौन सा नहीं। अब इसमें मान लो कोई फिशर है, फिशर जैसे है कि क्रैक है ना, अगर ये क्रैक डीप होता जाएगा, इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, पस बनती रहेगी, तो एक फिशर भी जो है उसको भी आगे जाकर जो है फिस्टूला बन सकता है ना। फिस्टूला में मेन तो यही है कि जो ओपनिंग बन जाती है उसमें बार बार जो फीसिस जो मतलब मल है, जो स्टूल है, उसमें एंटर होने की वजह से बार बार इन्फेक्शन क्रिएट करता है। फिस्टूला के लक्षण मैं आपको जैसे बताया है कि दर्द होगा, स्वेलिंग होगी, बर्निंग हो सकती है, हैवीनेस हो सकती है, वहाँ पर भारीपन हो सकता है। और इसमें क्योंकि फिस्टूला ओपनिंग है उसमें से बार बार, जैसे मैं आपको बताया कि एक एबनॉर्मल रास्ता बन गया है एनल कनाल के बीच में और बाहर स्किन के बीच में, तो एनल कनाल में जो भी स्टूल है या वो जो है उस रास्ते में से जो है पास आउट होगा और इसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन होगा और पस बनेगी। तो वो बाहर जो स्किन वाला एरिया है वहाँ पर जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिस्चार्ज होता रहेगा, एक पस्टूल की तरह, एक फोड़े की तरह, है ना। और इसमें फिस्टूला है तो अगर बैठते हैं लंबे समय तक पेन हो सकता है, मोशन पास करते टाइम पेन हो सकता है, खांसी करते टाइम पेन हो सकता है, या जैसे हम डेली रूटीन के जो वर्क्स करते हैं उस टाइम पे उन काम करने में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं पेन की वजह से और इरिटेशन की वजह से। क्योंकि जब भी इसमें पस इकट्ठा होगा, वो फिसिस इकट्ठा होगा, तो उसकी वजह से पेन क्रिएट होगा। जब वो निकल जाएगा, थोड़ा डिस्चार्ज हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तो पेन में रिलीफ हो जाएगा। और इसकी वजह से कुछ सिम्टम्स जैसे बुखार है, चिल्स है या थकावट है, इस तरह के सिम्टम्स भी आते हैं अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो। और इसमें क्योंकि म्यूकस ग्लैंड्स हैं और इसमें जो पस है डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी वजह से एनस से भी लीकेज हो सकती है, मतलब थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज होगा एनस से आएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर ईचिंग क्रिएट होगी मॉइस्चर की वजह से, क्योंकि वो एरिया गीला रहेगा तो वहाँ पर जो है खारिश होगी। मतलब ये सिम्टम्स हैं जो फिस्टूला में आते हैं, ठीक है। और इसमें जो है टेस्ट करवाने के लिए वैसे देखो इसका बिल्कुल ट्रीटमेंट है, 101%, 101% बिल्कुल क्योरेबल है ये होम्योपैथिक मेडिसिन से। और डाइट तो खैर फॉलो करनी पड़ती है, तो मैं बोलती हूँ कि लाइफस्टाइल तो हर बीमारी को ठीक करने के लिए ठीक करना ही पड़ेगा, चाहे सर से पैर तक कोई भी बीमारी क्यों ना हो। क्योंकि मेन प्रॉब्लम को क्रिएट करने का, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को वीक करने का मेन रोल जो होता है वो लाइफस्टाइल का ही होता है। कई पेशेंट्स बोलते भी हैं मुझे कि मैम आप हमें खाने पीने का, डाइट का नहीं बताते। डाइट का बताने का, मेरा ना बताने का ये रीज़न है कि डाइट ना रीजन के हिसाब से भी चेंज हो जाती है। मान लो मैं पंजाब में बैठी हूँ, पंजाब का इन्वायरमेंट, खान पान जो है वो अलग तरीके का है। गोवा में चले जाओ आप या कुफरी में बहुत कोल्ड एरिया में चले जाओ, सबके हिसाब से जो है ना डाइट जो प्लान है वो चेंज हो जाता है। ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया, जैसे कि मान लीजिए कि मैं अब ज़ीरकपुर में हूँ, पंजाब में हूँ, मान लो मैं कैंप लगा, एक बार जैसे मान लो गोवा गई, वहाँ के पेशेंट्स को देखा, फर्स्ट टाइम मैंने उन पेशेंट्स को देखा, डाइट भी बताई, मेडिसिन्स दी, बट उन्हीं मेडिसिन से जो यहाँ के पेशेंट्स थे बिल्कुल ठीक हो जाते थे, लेकिन वहाँ जाकर नहीं हुए। लेकिन जब मैं सेकेंड टाइम वहाँ पर गई तब मुझे जाके पता चला कि वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, वहाँ का डाइट अलग है, जो मेडिसिन यहाँ पर 100% क्योर करती है वहाँ पर नहीं कर रही थी उतना। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो पेशेंट को ठीक करने में मतलब रिक्वायर्ड होते हैं। अगर मैं बता दूँ एक जनरल डाइट चार्ट, वो सारे एरियाज़ में सेम नहीं रहेगा, सबके जो जहाँ पर रहता है उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और साथ में कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। अब ये तो है नहीं कि फिस्टूला तो पेशेंट को सबको फिस्टूला ही होगा। हो सकता है किसी को कॉन्स्टिपेशन हो, गैस हो, एसिडिटी हो, आईबीडी हो, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो साथ में हो सकती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है डाइट पैटर्न जो है टोटली चेंज हो जाएगा, प्रॉब्लम के रीज़न्स के ऊपर। और इसमें जो है टेस्ट के लिए, फिस्टूला के लिए आप इसमें वो ये कि अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, फिस्टूलोग्राम है,
बट ये बिल्कुल क्यूरेबल प्रॉब्लम है, इसमें ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। चाहे पाइल्स हो, चाहे फिशर हो, चाहे फिस्टुला हो, एब्सेस हो, ये सब जो है होम्योपैथिक मेडिसिन से बिल्कुल ही क्यूरेबल है। तो वैसे मेरी कोशिश रहती है हर बीमारी को एक आम भाषा में समझाने की कोशिश। अगर आप बीमारी को समझ जाएँगे तो उसको ठीक करने का सॉल्यूशन उसी के बीच में ही छिपा होता है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।